हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी कोर का सेकेंड बुक वितान भाग 2। इसमें पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी। तो हम लोग इसका लेखक परिचय देखते हैं, यानी कि लेखक का जीवन परिचय। तो जो मनोहर श्याम जोशी है, उनका जन्म जो है सो 1935 ईस्वी में कुमाऊं में हुआ था। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक किए थे और इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादन और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में काम किया है। और 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक जो था हम लोग, उसके लिए कथा और पटकथा लेखन शुरू किए थे। ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न के धारावाहिक लेखक थे मनोहर श्याम जोशी। और लेखन के लिए इन्हें सन 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2006 ईस्वी में इनका जो है दिल्ली में देहांत हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। रचना की बात करें प्रमुख, तो मनोहर श्याम जोशी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कहानी संग्रह में देखें अगर हम लोग, तो उसमें है संग्रह, कहानी संग्रह में देखें तो कुरु कुरु स्वाहा, कसप, हरिया, हरक्यूलिज की हैरानी, हमजाद, और फिर क्या ये जो है कहानी संग्रह है। व्यंग की बात करें, व्यंग संग्रह की, तो एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किसोगो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, और फिर टाटा, प्रोफेसर षष्ठी, वल्लभ पंत, नेताजी कहीन, इस देश का प्यारो क्या कहना, ये सब इनके व्यंग हैं। और साक्षात्कार लेखन संग्रह की बात करें तो बातों बातों में 21वीं सदी, ये 2 ठो साक्षात्कार लेखन संग्रह है। और संस्मरण संग्रह की बात करें तो लखनऊ मेरा लखनऊ, दूसरा पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, और फिर दूरदर्शन धारावाहिक की बात करें तो इसमें हम लोग, बुनियादी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आदि हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसके प्रश्न अभ्यास क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल होते हैं, ऐसा क्यों? तो कारण बताना। अगर इसे दूसरे तरफ से पूछा जाए तो होगा सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू समय के अनुसार क्यों नहीं ढल सके। तो इसका आंसर देखें तो यशोधर बाबू की पत्नी जो वह समय को अच्छी तरह से पहचानती है। वह जानती है कि बच्चों की सहानुभूति तभी प्राप्त की जा सकेगी जब बच्चों की सोच के अनुसार चला जाए। व्यवहार भी यही कहता है कि दूसरे उसके व्यक्तित्व के विकास पर किसी विशेष व्यक्ति विशेष या वाद का प्रभाव नहीं है। तीसरे अगर बात करें, तीसरा पॉइंट, तो संयुक्त परिवार के साथ उनका अनुभव सुखद नहीं रहा और इसकी इच्छाएं अतृप्त रही हैं। इसके अनुसार अगर बात करें तो मुझे आचार व्यवहार के ऐसे संबंधों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। अब वह बेटी के कहने के हिसाब से कपड़े पहनती थी जो यशोधर बाबू की पत्नी थी वह, और वह बेटों के मामले में भी दखल नहीं देती थी। आगे देखें हम लोग, तो है दखल नहीं देती थी, यहाँ तक हो गया। आगे है, दूसरी तरफ यशोधर बाबू स्वयं को बदल नहीं पाते थे। वे सदैव किसी न किसी उलझन के शिकार होते थे। वे सिद्धांतवादी थे जो पुरानी परंपरा की चीज़ों पर विश्वास करते थे। इस कारण वे परिवार के सदस्यों से तालमेल बिठा नहीं पाते थे और उन पर किसंद का प्रभाव होता था। जो लेखक है मनोहर श्याम जोशी, उन पर किसंद का प्रभाव रहता था। परंपरा कोड होते हुए अंत में फटे हाल मरे थे जो किसंदा, और फिर वे संयुक्त परिवार भारतीय परंपराओं को बनाए रखना चाहते थे, परंतु परिवार उन्हें निरर्थक मानता है। यशोधर बाबू जो है वह पार्टीबाजी, फैशन, अच्छे मकान में रहना आदि को पसंद नहीं करते हैं और वे आधुनिक भौतिक वस्तुओं को बंधन मानते हैं और फलतः वे अलग थलग हो जाते हैं और अंत में उन्हें परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। तो यह पहला क्वेश्चन था हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखें तो पाठ में जो हुआ होगा, जो शब्द है जो हुआ होगा
वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं या फिर सकती हैं यह बताना है। यानी कि जो हुआ होगा शब्द है उसके 2 अर्थ छवियाँ लिखना है इसमें। तो जो पाठ में जो हुआ होगा वाक्य पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किशनदा को के किसी जाति भाई से उनकी मौत के कारण पूछते हैं, तो उत्तर मिलता है उसको कि जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं क्या हुआ। इसका अर्थ यह है कि किशनदा की मृत्यु के कारण जानने की इच्छा भी किसी ने नहीं की थी। इसके उनकी हीन दशा से कब पता चलता है। और दूसरा अर्थ किशनदा ही उपयोग करते हैं, वे इसे अपने से मिली उपेक्षा के लिए करते हैं। और वे कहते हैं कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते हैं जो हुआ होगा से शब्द से ही। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, आते हैं अकेले और जाते भी हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना है। यह दूसरा क्वेश्चन था हमारा। तीसरा क्वेश्चन हमारा समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है। जो समहाउ इम्प्रॉपर है वह शब्द का अर्थ क्या है जो यशोधर बाबू प्रयोग करते हैं, तो बताना है हमें। तो समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ होता है कुछ ना कुछ गलत जरूर, यानी कि कुछ निश्चित नहीं है, कुछ गलत जरूर है। यशोधर बाबू द्वारा इस वाक्य का प्रयोग करना वास्तव में आज की स्थिति का सच्चा वर्णन करना है। आज परिवार, समाज और राष्ट्र में कहीं कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा है। फिर यशोधर बाबू जैसे सिद्धांतवादी लोगों के लिए ऐसी स्थिति को स्वीकारना सहज नहीं है। उनका तकिया कलाम निम्न संदर्भों में प्रयुक्त हुआ जो बार बार किया गया। पहला किया गया साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर। दूसरा दफ्तर में सिल्वर वेडिंग मनाए जाने पर। तीसरा है स्कूटर की सवारी पर। चौथा है अपने से परायेपन का व्यवहार मिलने पर। पांचवा है डीडीए फ्लैट का पैसा ना भरने पर। छठा है छोटे साले के ओछेपन पर। सातवां है शादी के संबंध में बेटी द्वारा स्वयं निर्णय लेने पर। खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर। केक काटने की विदेशी परंपरा के आदि पर। इन संदर्भ में स्पष्ट होता है कि यशोधर बाबू समय के हिसाब से अप्रासंगिक हो गए हैं और इस कारण वे अपेक्षित रह गए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखें तो यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने जीवन की दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है रहा और कैसे, बताना है हमें। तो इसका उत्तर होगा यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। मेरे जीवन में बड़े भाई साहब का प्रभाव है और वे बड़े शिक्षाविद हैं। उन्होंने हर परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है और उन्हें कई विषयों का गहन ज्ञान है। परिवार वाले उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं परंतु उन्होंने साफ मना कर दिया और वह शिक्षक बनना स्वीकार किया। आज वे विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं और उनके विचार से कार्यशैली ने मुझे प्रभावित किया। मैंने निर्णय किया कि मुझे भी उनकी तरह मेहनत करके आगे बढ़ना और मैंने पढ़ाई में मेहनत की तथा अच्छे अंक प्राप्त किए और मैंने स्कूल की सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू कर दिया है और कई प्रतियोगिताओं में मुझे इनाम भी मिले हैं। मेरे अध्यापक संपन्न हुए और मेरे बड़े भाई की सरलता व सादगी से बहुत प्रभावित हूँ। तो इसका आंसर अपने से खुद ब खुद लिख सकते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़ आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बैठा पाते हैं। तो इसका उत्तर है यह कहानी आज की समय की पारिवारिक संरचना और उसके स्वरूप का सही अंकन करती है। आज की परिस्थितियाँ इस कहानी की मूल संवेदना को प्रस्तुत करती है। आज के परिवार में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर दिखाई देता है। आज के परिवार में जो है यशोधर बाबू जैसे लोग मिल जाते हैं तो जो चाहकर भी स्वयं को बदल नहीं सकते और दूसरे को बदलता देखकर वे क्रोधित हो जाते हैं। उनका क्रोध स्वाभाविक है क्योंकि वह समय और समाज का बदलना जरूरी है। समय परिवर्तनशील होता है और व्यक्ति जो उसके अनुसार ढल जाता है। यह कहानी वर्तमान समय की पारिवारिक संरचना और स्वरूप को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करती है। छठा नंबर क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से
किस आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे या कहेंगी और क्यों, यह बताना है। पहला पॉइंट है हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल। दूसरा है पीढ़ी का अंतराल, यह बिंदु होगा। तीसरा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो इसमें बताना है किसे आप कहेंगे। तो इस कहानी में मानवीय मूल्यों, भाईचारा, प्रेम, रिश्तेदारी, बुजुर्गों का सम्मान आदि को हाशिए पर दिखाया गया। और यशोधर जो बाबू हैं वह पुरानी परंपरा के व्यक्ति हैं, जबकि उनके बच्चे पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है, यानी कि पश्चिमी संस्कृति जो कि अमेरिका आदि देशों में होते हैं। वे सिल्वर वेडिंग जैसी पाश्चात्य परंपरा का निर्वाह करते हैं। इन सब के बावजूद यह कहानी पीढ़ी के अंतराल को स्पष्ट करती है और यशोधर बाबू स्वयं के अंतराल को स्वीकार करते हैं। और फिर आगे है, वे मानते हैं कि दुनियादारी के मामले में उनकी संतान व संपत्ति उससे आगे, और वह पुराने आदेशों व मूल्यों से जुड़े हुए हैं। ऑफिस में भी वे कर्मचारियों के साथ ऐसे ही संबंध बनाए हुए। चड्डा की चौड़ी मोहरे वाली उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, और उन्होंने अपनी बीवी व बच्चों के रहन सहन की भी अनुपयुक्त जान पड़ा है। वे जिन सामाजिक मूल्यों से बचना चाहते हैं, नया पीढ़ी उनका पुरजोर विरोध करती है, और नई पुरानी सादगी जो है वह फटीचर सिल्वर वेडिंग को मनाती है। आगे देखें हम लोग, तो आगे है, वह रिश्तेदारी निभाने को घाटे का सौदा बताती है, और इन्हीं सब मूल्यों से प्रभावित होकर यशोधर बाबू के पिता के लिए नया गाउन लाते हैं, ताकि फटे पुलोवर से उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े, और उन्हें अपने मान सम्मान की ही मस्तिक की है। अतः यह कहानी पीढ़ी के अंतराल, यहाँ होगा पीढ़ी के अंतराल की कहानी को बताता है, और बाह्य कहान के मूल्य की संवेदना को बताता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहा उन बदलावों के बारे में लिखे जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा ना लगने के क्या कारण होंगे, यह बताना है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बदलना ही समय की पहचान होता है। आज घर का परिवेश बिल्कुल बदल चुका है। एकल परिवार प्रणाली प्रचलन में आ चुकी है। यद्यपि यह सुविधाजनक है, किंतु इसके बुरे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है, और विद्यालय जो है वह आज वह आधुनिक रूप से धारण कर चुके हैं, लेकिन यह रूप बुजुर्गों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। कारण स्पष्ट है कि आधुनिकता के नाम पर इन विद्यालय में पाश्चात्य संस्कृति का खुलकर समर्थन किया जा रहा है, और शिक्षा और परिवार में परिवर्तन के नाम पर संस्कृति का भी परित्याग होता जा रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है। दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं, अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। पहला पॉइंट है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। दूसरा, यशोधर बाबू एक तरह के द्वंद्व है, और जिसके कारण नया उन्हें कभी भी खींचता है और पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति की देखने की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्ति है और नया पीढ़ी के द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित माना गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। अब इसका उत्तर हम लोग देखें तो प्रस्तुत कथा में यशोधर बाबू ने एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी खींचता है तो पुराना कभी छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। और ये बातें कहानी पढ़ाने के बाद यशोधर बाबू पूर्णतः लागू होती है यशोधर बाबू पे, कि वे पुरानी सोच के व्यक्ति हैं और समाज को वे अपने मूल्यों के हिसाब से चलाना चाहते हैं, और वे सभी बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं। उन्हें किशनदा की मौत का कारण जो वह समझ में आता है, और वह स्वयं को छोड़ नहीं पाते हैं, और वे उनको उपेक्षित मानने लगते हैं, और फिर वे जो है वह चाहते हैं कि नई में खुशी होती है, तो परंतु यह भी दुख है कि इसलिए गई
ऐसे व्यक्तियों के साथ हो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जरूरी है। तो इस तरह यह हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। आगे देखेंगे हम लोग दूसरा चैप्टर में अगले वीडियो में। थैंक्स।